सीरीज नंबर 10 चलते हैं। सीरीज नंबर 10 हमने 264 तक ले क्वेश्चन पढ़ा दिया। 264 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया। 265 जो होता है, ठीक है। प्रमुख जनजाति विद्रोह जो बाकी था उसमें चलेंगे, पढ़ाएंगे। बिना लेट के हुए शुरू करते हैं। सीरीज 10 जो होता है क्विज सीरीज जो होता है पीसीएस और के लिए जो होता है, समीक्षा के लिए जो होता है, यहाँ हमने बताया था 50 से 60 क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शुरू करते हैं। कोल विद्रोह क्या है? 1831 से 32 ईस्वी तक, ठीक है। ये स्थान कहाँ हुआ? देखिए, जितना भी विद्रोह होंगे, जनजाति विद्रोह जितना होंगे, रीजन आपको लगेगा लगभग वही है, कारण वही बताया जाएगा, लेकिन आपको जो होता है स्थान याद करना होगा और नेतृत्वकर्ता याद करना होगा। तीन चीजें आपको जरूरी होगा। विद्रोह का सन याद करना है, और स्थान याद करना है, और जो होता है उसमें नेतृत्वकर्ता याद करना होगा। और रीजन लगभग सभी का होता है एक ही, जनजाति विद्रोह का एक ही था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे। आगे चलेंगे, देखिए कोल विद्रोह 18 से 31-32 की बात करें, स्थान छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, ठीक है। स्थान कहां से शुरू हुआ था? छोटा नागपुर झारखंड से शुरू हुआ था। कारण क्या था कि जो था कोल जनजाति के लोग जो होता था, ब्रिटिश द्वारा उनकी भूमि छीनने और बाहरी जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित थे, ठीक है। बाहरी जमींदार जो थे उनके अत्याचार से क्या थे, ये पीड़ित थे, ज्यादा पीड़ित थे। और बाहरी लोगों की भूमि अधिग्रहण और ब्रिटिश व्यवस्था ने कोल लोगों को विद्रोह के लिए जो था प्रेरित किया था, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? 30 आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत और उनके साथियों ने थे, ठीक है। बुद्धू भगत थे, तो यहाँ पर नाम रखेंगे बुद्धू भगत। ऐसा कभी कभी बुद्धो भगत लिखता है, ठीक है। बुद्धू भगत जो होते और उनके साथियों ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या हो गया? अंतिम में जो होता परिणाम हुआ कि विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन को यह समझने में सफल रहा, ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन ये समझने में सफल रहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप से असंतोष बढ़ सकता है, ठीक है। अंग्रेज समझ चुके थे, ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी, अगर बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होगा, ये आगे जो होता है जनजातियों में जो था हस्तक्षेप से असंतोष बढ़ेगा और उपद्रव होगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला विद्रोह देखेंगे संथाल विद्रोह। चलिए संथाल विद्रोह की बात करें। चलिए संथाल विद्रोह, ठीक है। सीरीज 10 चल रही है, ठीक है। सारे सीरीज जो था 9 सीरीज हमने पढ़ा चुका, आप पढ़ लीजिएगा। सीरीज 10 है। संथाल विद्रोह की बात करें 1885 से 1856 की बात है, ठीक है। स्थान कहाँ हुआ था? संथाल बिहार के पश्चिमी बंगाल के जो होता संथाल परगना क्षेत्र में। नोट करिए, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी बंगाल, बिहार और पश्चिमी बंगाल के जो होता है कहाँ पर? सरगना में, ठीक है। याद करिए, परगना, सॉरी परगना क्षेत्र में जो होता है हुआ था। नोट करिए इसे। कारण क्या था कि संथाल जनजाति जो होते अंग्रेजों को अत्यधिक कर नीतियों, जमींदारों के शोषण, साहूकारों के अत्याचारपूर्ण हरकतों से क्या खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। कारण यही था, ठीक है। ज्यादा अत्याचार कर दिए थे, जमींदार भी थे उसमें, अंग्रेज भी थे और साहूकार भी थे। बहुत लोगों ने जो होता है क्या कर दिया? अत्याचार कर दिया। इसी कारण जो हरकतों की जो होता है इसे विरोध किया गया। नेतृत्वकर्ता कौन है? संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने इस आंदोलन का नेतृत्व। नोट करिए संथाल विद्रोह का। देखिए हमने आपको बता दिया आपको कि रीजन कुछ भी हो, सबका रीजन एक ही दिखाई देगा, परंतु जो होता है नेतृत्वकर्ता का नाम अलग अलग होगा, इसलिए नेतृत्वकर्ता आप जरूर रखिएगा। अगर थोड़ा सा भी नेतृत्वकर्ता गड़बड़ हुए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पीसीएस पे नेतृत्वकर्ता। परिणाम क्या निकला था? संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध किया, लेकिन अनंततः उन्हें क्या कर दिया? अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। इस विद्रोह के बाद संथाल परगना के गठन के रूप में प्रशासनिक सुधार किए गए थे, ठीक है। प्रशासनिक सुधार किए गए थे, इतना तो किए गए थे। आगे देखेंगे भील विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पीसीएस में पूछा गया। भील विद्रोह 1818 से 1831 ईस्वी तक चला था। देख रहे हैं कितना लंबा चला, ठीक है। भील विद्रोह स्थान कहाँ था? राजस्थान। स्थान कहाँ? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। नोट करेंगे, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भील विद्रोह चला। कारण क्या बना? ब्रिटिश सरकार जो था वन और कर नीतियों के कारण भील जनजातियों को पारंपरिक जीवन पर संकट आ गया, ठीक है। जमींदारों और साहूकारों ने जो होता उनका आर्थिक शोषण किया, और इसके खिलाफ जो होता है भील विद्रोह ने जो होता है शुरू कर दिया, ठीक है। इसके खिलाफ जो होता है इस भील समुदाय के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया था। देख रहे हैं रीजन सबका एक ही मिलता जुलता है, ठीक है। नेतृत्वकर्ता अलग है, स्थान अलग है। नेतृत्वकर्ता कौन है? भील नेता गुरु गोविंद, अर्थात गोविंद, ठीक, गोविंद गुरु थे, ठीक है, सॉरी। भील नेता गोविंद गुरु थे जिन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व। परिणाम क्या निकला? भीलों ने जो था कई वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन अनंतः ब्रिटिश ने इस विद्रोह को जो होता दबा दिया। देखिए 10 साल से ऊपर संघर्ष किए, लेकिन अंततः ब्रिटिश सरकार ने इसे दबा दिया। हालांकि इस आंदोलन के जनजातीय अधिकारों की रक्षा की प्रेरणा दी गई, ठीक है, प्रेरणा दी, ठीक है। जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरणा दी इसमें कि कैसे हम अपनी रक्षा कर सकते, इतना तो जो था समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ना नहीं, ठीक है।
क्वेश्चन जो होता है एक भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। आप देखेंगे हो विद्रोह की, देखिए हो विद्रोह, हो विद्रोह में क्या हुआ, नोट करिए हो विद्रोह। इसमें क्या हुआ 1820 से लेकर के कितना 1827 तक जो होता हो विद्रोह चला था। स्थान छोटा नागपुर, अब जो होता झारखंड में है। अब क्या झारखंड में, कारण क्या था, वही कारण देखेंगे मिलता जुलता मिलेगा। हो जनजात अपने क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेश जो होता था, तो उपनिवेशवाद और जमींदारों द्वारा किया जा रहा था शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ था। यह क्षेत्र पहले जो था मुगल और बाद में मराठों के अधीन था, लेकिन जो था ब्रिटिश के आगमन के बाद यह स्थिति और खराब हो चुकी थी। ठीक है, हो विद्रोह करना पड़ा छोटा नागपुर में। परिणाम देखो वही होगा कि ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कठोरता से दबाया, लेकिन जनजाति जो होते हैं लोग संघर्षशील से आगे जो होता बढ़े और आंदोलन के जो होता है यहाँ पर जनजातीय आंदोलन को प्रेरित किया था। ठीक है, अब देखिए ये 4 विद्रोह आप नोट करेंगे। पहला हो विद्रोह, दूसरा भील विद्रोह, तीसरा आपका जो था संथाल विद्रोह, और ऊपर हमने एक बताया था कोल विद्रोह। ठीक है, ये 4 विद्रोह जो होता है पीसीएस में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266। चलिए प्रश्न जो नंबर 266 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज देख रहे हैं, मेगास्थनीज जो होता है 302 से लेकर के जो होता है 300 298 ईसा पूर्व की बात है। सेलेक्स निकेटर जो होता है, आप उसका नाम सेल्यूकस निकेटर कर सकते हैं। सेल्यूकस निकेटर जो होता है राजदूत था। ठीक है, कौन, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला देखेंगे फायान। फायान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नोट करिए फायान जो था वह जो था किसके, वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, थोड़ी सी इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से जो होता है आवाज फंस रही है, लेकिन अब सही हो गया, अब नहीं आवाज फंसेगी। ठीक है, ठीक है आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था 630 से 645 ईस्वी तक वह हर्षवर्धन के शासनकाल भारत आया था। नोट करिए ह्वेनसांग, ठीक है, वह हर्षवर्धन के शासनकाल भारत आया। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा हर साल देखेंगे एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, किसके काल में कौन शासन आया था, ठीक है, कौन यात्री आया था। ठीक है, आगे देखेंगे ईर्षिंग देखेंगे, एक चीनी यात्री था 671 से 695 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में आया था। अल मसूदी जो था एक अरब यात्री था, इसकी एक पुस्तक है मुरूज एल जिहाब। ठीक है, अल मसूदी जो था एक अरब यात्री था, उसकी पुस्तक है मुरूज उल जिहाब। ठीक है, वहां पर देखेंगे 957 ईस्वी में आया था, 957 ईस्वी में आया था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। नेक्स्ट देखेंगे अलबर्नी। अलबर्नी जो था, अलबर्नी जो होता था वह महमूद गजनवी के शासन साथ आया था। ठीक, अलबर्नी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी। कब, 1024 से 1030 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसकी किताब है किताब उल हिंद, बहुत पूछा गया किताब उल हिंद किसने है, ठीक है, अलबर्नी का। ठीक है, आगे देखेंगे मार्को पोलो जो होता था 1294 ईस्वी में जो था वो दक्षिणी भारत का दौरा किया था। जो मार्को पोलो जो था कौन, 1294 में ईस्वी में दक्षिण भारत का जो था दौरा किया, तो उसकी कृति क्या थी, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो जो था, इसकी किताब का नाम रखिए मार्को पोलो को। ये मार्को पोलो कब आया था, मार्को पोलो आया था 1294 ईस्वी में, दक्षिण भारत की यात्रा किया था। उसकी किताब थी द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, किताब उसकी थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता जो होता है एक मोरिश यात्री था। इब्न बतूता 1331 से लेकर 1347 ईस्वी के बीच में आया था, एक मोरिश यात्री था। उसकी पुस्तक का नाम जो था रहला, रहला देख रहे हैं ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नोट करिए, अगर देखिए कि निकोलो कोंटी वो 1420 से 1421 ईस्वी में आया था, एक बीनिस यात्री था और विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, एक बीनिस यात्री था और विजयनगर साम्राज्य पहुंचा था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, नोट करना है आपको। ठीक है, अब्दुल रज्जाक देखेंगे 1443 से 1444 ईस्वी तक था, एक फारसी यात्री था जो कालीकट में जमोरियन के राजा स्वागत किया था। ठीक है, कालीकट में जमोरियन से मिला, राजा जमोरियन से मिला था। ठीक है, कालीकट के राजा जमोरियन से मिला था, कौन, अब्दुल रज्जाक। आगे देखेंगे विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो था वो 1608 से 1611 ईस्वी तक वो अंग्रेजी राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, अंग्रेजी राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था, नोट करिए। ठीक है, अंग्रेजी जो था विलियम हॉकिंस जो था वह अंग्रेजी राजदूत था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। नोट करिए आगे। ठीक है, ये जो था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, किसके किसके शासनकाल में कौन आया था,
यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, बिना इसके क्वेश्चन जो था पुलिस सॉरी पीसीएस में नहीं पूछता है, ठीक है। विदेश यात्री और दूत जो था समीक्षा अधिकारी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायसराय से संबंधित, वायसराय से संबंधित अधिनियम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अधिनियम, आपको 4 अधिनियम बताते, चारों देख लीजिएगा, पीसीएस समीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहला चलिए नेक्स्ट देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, बंगाल के गवर्नर को जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। नोट करिए, वारेन हेस्टिंग जो था पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके बाद जो होता है 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो था भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब पहला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नोट करिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, नोट्स करिए। आगे चलेंगे, देखिए 2 अधिनियम हुआ, 33-73, ठीक है। आगे देखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके जो होता था, अब देखिए गवर्नर जनरल पद का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय बने, नोट करिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ठीक है। भारत के वायसराय का पद 1948 में खत्म कर दिया गया। देखिए वायसराय जो था, भवन जो था, उसे राष्ट्रपति भवन में चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया? राष्ट्रपति भवन चेंज कर दिया गया। अब वायसराय की जगह राष्ट्रपति कर दिया, क्योंकि 1947 आजादी के बाद 1948 में जो था इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो बचा क्या कि लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये अधिनियम मोस्ट है 73, 33, 58, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 73, 33 और 58, ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन जो होता पूछा जाता है, इसे नोट करिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे मुगल कालीन जो था प्रशासनिक अधिकारियों की सूची, नोट करिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला प्रशासनिक इकाई क्या थी? प्रांत, जिसे हम सूबा कहते थे, सूबा को, प्रांत को क्या कहा जाता था मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारियों में, अर्थात मुगल काल में सूबा कहा जाता, ठीक है। अधिकारी कौन कौन होता था देखेंगे, अधिकारी कौन होता था? सिपह सलाहकार, सिपह सलाह, ठीक है, सिपह सलाहकार जो था प्रमुख कार्यकारी था, ठीक है। अकबर के अधीन, बाद में उसे सूबेदार के निजाम के रूप में जाना जाता था, ठीक है। बाद में से सूबेदार के निजाम के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करेंगे, दीवान, दीवान कौन था? राजस्व विभाग का प्रभारी था, दीवान राजस्व विभाग का प्रभारी था। बख्शी कौन होता था? सैन्य विभाग का प्रभारी। नोट करिए, दीवान जो होता था राजस्व विभाग का प्रभारी होता था, बख्शी जो होता था सैन्य विभाग का प्रभारी होता था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रशासनिक इकाइयों में जिला, जिला को जो था, सरकार को जो था, उस समय जिला को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता। यही क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य, ठीक है, मौर्यकालीन में, कि जिला को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था, ठीक है। तो सरकार में कौन कौन अधिकारी होते थे? फौजदार होते थे जो प्रशासनिक प्रधान होते थे, अमाल या अमल गुजार होते थे, ठीक है, ये जो था राजस्व संग्रह करते थे, राजस्व संग्रह करते थे। कोतवाल होते थे, कानून व्यवस्था का रख रखाव और आपराधिक मामलों का निशान और मूल्य नियमन करते थे। नोट करिए, कोतवाल क्या करते थे? कानूनी व्यवस्था का रख रखाव करते थे और आपराधिक मामलों के निशान और मूल्य का नियमन करते थे। ये जो थे जिले में होता था, ठीक है, ये जिले के अधिकारी थे, फौजदार, अमाल, कोतवाल, ये जिले के अधिकारी थे, ठीक है, जिसे सरकार कहा जाता था। इसके बाद जो था अगली प्रशासनिक इकाइयां थी परगना, परगना में अधिकारी कौन होते थे? सिकदार होते थे और अमीन होते थे, दो अधिकारी होते थे परगना में, सिकदार और अमीन। सिकदार का कार्य क्या था? प्रशासनिक प्रमुख ने जो होता खुद को और कोतवाल के कर्तव्यों को मिला लिया, ठीक है। यहाँ प्रशासनिक प्रमुख ने जो था खुद को और कोतवाल के कर्तव्यों को मिला लिया था। अमीन क्या करता था? अमीन कानूनगो राजस्व अधिकारी होते थे, अमीन कानूनगो, कानूनगो, अभी भी अमीन कानूनगो है हमारे पास, ठीक है, राजस्व अधिकारी होते थे, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रशासनिक इकाई होती थी गांव, गांव में 3 अधिकारी होते थे। कौन कौन होता था? मुकद्दम जो मुखिया होता था, पटवारी जो मुनीम होता था, एक चौकीदार होता था, ठीक है। गांव में 3 अधिकारी होते थे, मुकद्दम, मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, पटवारी को मुनीम कहा जाता था और चौकीदार होता था। ये थे आपके मौर्यकालीन अधिकारी, ठीक है। कौन थे? अर्थात मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारी की सूची थी, मुगल कालीन, सॉरी, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 269, क्वेश्चन नंबर 269, नोट करिए,
1775 से लेकर के 82 तक, ठीक है, 1775 से 82 तक देखेंगे। नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच जो था पुरंदर 1776 की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके किसके? नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच जो था पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में, ठीक है, हस्ताक्षर में। मुख्य कारण क्या था इसका? पेशवा का उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। मुख्य कारण क्या था? पेशवा के उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। इसके अंतर्गत रघुनाथ राव ने, जिसे राघव कहा जाता था, पेशवा के बनने के लिए अंग्रेजों की मदद मांगी, जिससे युद्ध का शुरुआत हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया? पेशवा बनने के लिए जो था अंग्रेजों से क्या मांगी? मदद मांगी, जिससे युद्ध की क्या हो गई? शुरुआत हो गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ? शामिल पक्ष में जो होता था, देखी जाए तो शामिल पक्ष में रघुनाथ राव और नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग, ठीक है, शामिल पक्ष में थे, तीन लोग, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला? सालाबाई की संधि हुई 1782 में, सालाबाई की संधि हुई, 2 दशकों तक शांति बनी रही, ठीक है। सालाबाई की संधि हुई और युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया। इसके तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को समर्थक जो था छोड़ दिया, और उन्होंने क्या कर दिया? मराठों में जो होता है, मराठों ने बदले में उन्हें अंग्रेजों को शांतिपूर्ण व्यापार करने की अनुमति दे दी, ठीक है। अंग्रेज इतने चालाक थे कि उन्होंने लास्ट में रघुनाथ राव का समर्थन छोड़ दिया, ठीक है, और मराठों से जो होता समर्थन ले लिए, और मराठों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों को जो होता शांतिपूर्ण व्यापार करने की क्या कर दिया? अनुमति दी गई थी। संधियां पूछता है तो संधियां बहुत हैं, ठीक है। आप देखो संधियां कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट संधियां। अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां थी, ठीक है। अंग्रेज और मराठाओं में बहुत युद्ध हुआ था। इसमें संधियां कौन कौन ही? बहुत इंपॉर्टेंट। 270 मिलान करने के लिए आएगा पीसीएस में। समीक्षा हो पेपर आरओ का हो या पीसीएस का हो, उसमें मिलान करने के लिए देगा, ठीक है। मिलान नोट करिए, मिलान करने के लिए पहली संधि हुई थी सूरत की सन 1775 में, पुरंदर की सन 1776 में, बड़गांव की सन 1779 में, सालाबाई की सन 1782 में, बसीन की संध 1802 में, देवगांव की सन 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की सन 1803 में। नोट करिए सारी संधियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट संधियां हैं। और राजापुर घाट की संध 1804 में, नागपुर की संध 1816 में, ग्वालियर की संध 1817 में, पूना की संध 1817 में, मंदसौर की संध 1818 में। फिर नोट करिए। सूरत की संध कब हुई? 1775। पुरंदर की संध कब हुई? 1776। बड़ा गांव की संध कब हुई? 1779। सालाबाई की संध हुई 1782। बसीन की संध हुई 1803। देवगांव की संध हुई 1803। नोट करिए। सुरजी अर्जुन गांव की संध हुई 1803। ये तीनों क्या है? 1803। नोट के आगे देखेंगे, मिलान करने के लिए आएगा, नोट करिएगा, ये बार बार आ रहा है। राजापुर घाट की संध कब हुई? 1804। नागपुर की संध हुई 1816। ग्वालियर की संध हुई 1817। पूना की संध हुई 1817, ठीक है। मंदसौर की संध हुई 1818 में, ठीक है। ये दोनों ग्वालियर और पूना की संधि 1817 में हुई थी। मंदसौर की संधि या नाग ग्वालियर की संधि, पूना की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। राज्यों के पुनर्गठन, क्वेश्चन नंबर 271, नोट करिए। राज्यों के पुनर्गठन आयोग, राज्यों के पुनर्गठन आयोग, ठीक है। पहला, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो होता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, जिनका नाम था एस के धर, की अध्यक्षता में एक 4 सदस्य आयोग नियुक्त किया था, 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो होते हाई कोर्ट के, ठीक है, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे एस के धर, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में जो होता था 4 सदस्यीय जो होता है आयोग का नियुक्ति की गई थी। उसने क्या किया? उस आयोग ने इस आयोग ने जो था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का समर्थन किया था, ठीक है। आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन जो होता है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। आगे देखेंगे। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन आयोग की निर्माण कब हुआ? 1953 में पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, और भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तो पहला। इसके बाद नए राज्यों का गठन कब कब हुआ? ये डेट याद करिए। क्वेश्चन नंबर 271, डेट याद करना पड़ेगा कि नए राज्य कब कब बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है समीक्षा अधिकारी में। राज्य और गठन, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। गुजरात कब बना? 1 मई 1960। महाराष्ट्र 1 मई 1960। ये दोनों जो था एक ही राज्य में थे, अलग अलग जो था राज्य बने थे एक ही दिन, ठीक है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966, ठीक है। चलिए हिमाचल प्रदेश के देखेंगे 25 जनवरी 1971।
तो महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, एक ही राज्य थे, तो सौराष्ट्र के नाम से, ठीक है। आगे देखेंगे नागालैंड हो गया 1 दिसंबर 1963। आप हिमाचल प्रदेश को रख लीजिए, नागालैंड बहुत बार क्वेश्चन पूछा रहा है, हिमाचल प्रदेश का भी पूछा, हरियाणा को नहीं पूछा जाता। लेकिन जो था सिक्किम और मिजोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य होंगे। सिक्किम जो होता है 26 अप्रैल 1975 को हुई थी, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है इसे सह राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी नोट करिएगा, ठीक है। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में, उत्तराखंड 9 नवंबर। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड, ये आप देखिए यहाँ से 4 जो होते हैं पूछा जाएंगे, ये 4 जो होते हैं राज्य की स्थापना इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तराखंड 9 नवंबर, ठीक है, मिलान करने के आता है। झारखंड 15 नवंबर, और छत्तीसगढ़ जो होता है 1 नवंबर, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, झारखंड बिहार से काट के बना गया था, ठीक है। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट कर बना था, ठीक है। ये 4 राज्य को याद करेंगे, मिलान करने के लिए होगा। पहले छत्तीसगढ़ देखेंगे, छत्तीसगढ़ आएगा, इसके बाद जो था उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना, फिर इसके बाद तेलंगाना, ये मिलान करने के लिए आएगा, ये ठीक है, मिलान करने के लिए आएगा, नोट करिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आगे देखेंगे। संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों की चर्चा, 272, ठीक है, अनुच्छेद 200 सॉरी, प्रश्न नंबर 272, संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषय, ठीक है। चलिए देखेंगे, राज्य सूची में देखेंगे, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब घट करके 61 विषय हो गए। जैसे पुलिस, जेल, कृषि, सिंचाई, जनस्वास्थ्य, ये सब क्या है, राज्य के विषय, सूची के विषय, ठीक है। ये हमने इस सूची में वही सब्जेक्ट विषय शामिल किया जो पूछे गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे, जब आप क्लास 22 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, क्लास पेपर हो जाएगा, तो 24 दिसंबर को जब आपका क्लास चलेगा तो उसमें सारे मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव पढ़ाए जाएंगे, तो समीक्षा की डेट भी तब तक आ जाएगी। अगर जनवरी में पेपर रहेगा तो फिर हम रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और भी समीक्षा की जो होता है पेपर हल करवाएंगे आपको, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलेंगे। तो यहाँ पर पुलिस, जेल, कृषि, सिंचाई, जनस्वास्थ्य आज, ठीक है। समवर्ती सूची में देखिए 52 विषय हो गए, पहले 47 विषय थे, अब बढ़ करके जो होता है 52 विषय होंगे, जिसमें जैसे समवर्ती सूची में जलमार्ग हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, कारखाना हुआ, विवाह तलाक हो गया, बिजली हो गई, आर्थिक नियोजन हो गया, ये सभी क्या है, समवर्ती सूची के विषय रखे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, संघ सूची के विषय की बात करेंगे। 100वां जो था 100 हो गई, पहले 97 थी, अब संघ सूची की कितनी संख्या होगी, 100 हो गई, ठीक है। रक्षा, विदेश, डाक, तार, टेलीफोन, रेल, मुद्रा बैंकिंग इत्यादि चीज जो होता है कहाँ है, संघ सूची के। देखिएगा, संघ सूची पे देखेंगे, संघ सूची पर केंद्र सरकार केवल कानून बनाती है, राज्य सूची पर जो होता है राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन जो होता है इसमें कुछ विवादित भी हैं, जिसे हम यहाँ अभी तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्विज सीरीज चल रहा है, कि हमको थोड़ा खत्म करना भी आज है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 273, उद्देशिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार गलत हो जाता है पीसीएस में बार बार, अर्थात उद्देशिका से संबंधित से सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखेंगे। पहला देखेंगे, बेरुबाड़ी संघ मामला 1960 में उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बेरुबाड़ी संघ मामला 1960 में आया था, जिसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का जो था भाग नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद केशवानंद भारती मामला आया 1973 में, इसमें क्या कहा गया, उद्देशिका संविधान का भाग एवं संशोधन योग्य है, ठीक है। केशवानंद भारती मामले में कहा गया 1973 में जब रिपोर्ट आया, इसमें कहा गया उद्देशिका संविधान का भाग है लेकिन संशोधन योग्य भी है, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर इसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया का मामला आया 1995 में, उन्होंने कहा उद्देशिका संविधान का आंतरिक भाग है। क्या कहे, एलआईसी अर्थात उद्देशिका संविधान का आंतरिक भाग है, मिलान करने के लिए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 50 से 60, 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, करंट भी आपको डायरेक्ट आएंगे। करंट भी जो होता है देखिए, नाइट में करंट नहीं पढ़ा पाए, इतनी पाई करंट आपको डाला जाएगा। आगे देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, नोट करिए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, नोट करिए, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, तो याद रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असमानताएं, क्वेश्चन नंबर 274, नोट करिए इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, हम थोड़ा स्पीड चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि समय नहीं है इसलिए स्पीड चल रहे हैं, तो आप लोग इसे वो मत समझिएगा कि बहुत स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि समयानुसार, समय कम स्पीड ज़्यादा, तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, कॉनराड असंबंधता, ये अपर क्रस्ट मतलब ऊपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को कॉनराड असंबंधता कहा जाता है, ठीक है।
फिर से मोहरोबिक्स असंबद्धता, ये निचले क्रस्ट, ठीक है, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा को मोहरो जो होता बिक्स असंबद्धता कहा जाता है, ठीक है। रेपिटी असंबद्धता, ऊपरी और निचले मेंटल के बीच की सीमा, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल बीच की सीमा रेपिटी असंबद्धता कहलाती है, ठीक है। अब देखेंगे हमने यहाँ कोर है, ठीक है, यहाँ मेंटल है, ये क्रस्ट भाग है, ऊपर जो होता है क्रस्ट भाग है, ये हमने पढ़ाया था, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नहीं बता सकेंगे क्योंकि क्यूज सीरीज में बहुत स्पीड पढ़ाने का आर्डर है। आगे देखेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता ये निचली मेंटल और वाह्य कोर के बीच की सीमा को जोता है, ठीक है, वाह्य कोर के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। लेहमान असंबद्धता, ठीक है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच की सीमा, लेहमान असंबद्धता, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के जो थे बीच की सीमा को लेहमान असंबद्धता कहा जाता है, ठीक है, लेहमान असंबद्धता कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, ये चारों याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 275, क्वेश्चन नंबर 275 तुरंत आइए, क्वेश्चन नंबर 275, चलिए। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। विश्व के सभी झीलों का जो था कुल जल जो होता है 40 से 44% जो होता है इसमें समाहित है, याद रखिएगा। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपको बता दें ये विश्व के सभी झीलों को जो होता कुल कुल कितना 40 से 44% जल इसमें समाहित है, ठीक है। तटवर्ती देश कौन कौन है, तटवर्ती देश देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान और ईरान, ठीक है, 5 देश नोट करिए, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान, ठीक है, ईरान। आगे देखेंगे, आपको बता दें कि वोल्गा नदी यूरोप की नदी, एक नदी है, वोल्गा नदी यूरोप की नदी है, ये जाकर कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यूरोप और यूरोपीय रूस की जो होती है, रूस का जो यूरोप वाला भाग है वो सबसे लंबी नदी है और रूस इस पे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है कौन, वोल्गा नदी पे। नोट करिए, नोट करिए, आगे चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 276, बहुत इंपॉर्टेंट, चक्रवात और अन्य नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चक्रवात के अन्य नाम नोट करिए। हिंद महासागर में कौन चक्रवात कहा जाता है, हिंद महासागर में जो होता है आते हैं चक्रवात, उसका नाम चक्रवाती है। कैरिबियन सागर में इसे हरिकेन कहा जाता है, कैरिबियन में हरिकेन कहा जाता है। चीन में टाइफून कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है, फिलीपींस में बाग्यू कहा जाता है, ठीक है। और जो होता है अमेरिका में क्या कहा जाता है, टार्नेडो, अमेरिका में टार्नेडो कहा जाता है। नोट करिए, नोट करिए, ये क्वेश्चन देखे होंगे आप, पढ़े होंगे, बार बार पूछा जा रहा है। हिंद महासागर में चक्रवात है, कैरिबियन सागर में हरिकेन है, चीन सागर में टाइफून है, जापान में टाइफू है, ठीक है, जापान में टाइफू है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है, फिलीपींस में जो होता है बागुयो कहा जाता है, अमेरिका में टार्नेडो कहा जाता है। नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, नोट करिए 277 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 277, पुरस्कारों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो होता है स्थान, नोट करिए। इसमें पहला पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, उत्तर प्रदेश में जो होता है पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को 1955 में, 1954 में शुरुआती हुई थी, 1954 में शुरुआती हुई थी, ठीक है। 1955 में जो होता है जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न दिया गया था उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भारत रत्न किससे मिला, इंदिरा गांधी को 1971 में। इंदिरा गांधी को कब मिला था, 1971 में, नोट करिए। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, 1971 में, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला पद्म जो था पद्मश्री पुरस्कार, उत्तर प्रदेश में पहला पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था, तो बता दें अखिल चंद्र मित्रा को, ठीक है, 1954 में, अखिल चंद्र मित्रा 1954 में। उत्तर प्रदेश में पहली महिला जो होता है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली, मोना चंद्रावती गुप्ता, नोट करिए, मोना चंद्रावती गुप्ता 1965, मोना चंद्रावती गुप्ता 1965, नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश से पहला जो था पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला है, अमरनाथ झा, शांति स्वरूप, मैथिली शरण गुप्त, यश नारायण शास्त्री 1954 में, नोट करिए। अमरनाथ झा, शांति स्वरूप, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, यश नारायण झा, यश नारायण शास्त्री 1954 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थी, ठीक है, रामेश्वरी नेहरू 1955 में, रामेश्वरी नेहरू 1955 में, नोट करिए। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश से जो था पहला
जो था पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया गया था? विजय लक्ष्मी पंडित जी को, विजय लक्ष्मी पंडित को 1962 में, नोट करिए, विजय लक्ष्मी पंडित 1962 को, नोट करिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे ये सारे उत्तर प्रदेश भी प्रथम था। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो था शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 नोट करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में गठित हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद में जो था है 1887 में गठित हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, रुड़की में सिविल इंजीनियर्स बना था। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? रुड़की था, जो सिविल इंजीनियर्स बने कितना? 1847 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, नोट करिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। रुड़की में जो था सिविल इंजीनियर्स पहला बना था 1847 में, ठीक है। दो नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन है? सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। पहले थॉमसन कॉलेज था, इसका नाम पहले क्या था? थॉमसन कॉलेज था, बाद में इसका सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। इसकी आगरा में स्थापना हुई 1854 में, आगरा में स्थापना हुई थी, ठीक है, 1854 में, ठीक है। पहला थॉमसन, थॉमसन नाम था, ठीक है, अंग्रेजों ने रखा था। फिर इसको बाद में जो था हमने सरोजिनी नायडू रख दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय, कई बार पीसीएस में और आरोप पूछ दिया, तो जीबी अर्थात जेबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, जेबी पंत जो होता है कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में पहला उर्दू एकेडमी कहाँ बना? लखनऊ, नोट करिए, भारत का पहला उर्दू एकेडमी लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, नोट करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ? चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश चित्रकूट में। कौन है? जगत गुरु भद्राचार्य राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, नोट करिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य चार्य जो था विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बनारस, ठीक है, रेजिडेंट डेंकन 1791 में, 1791 में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में हुई थी, जिसका नाम रेजिडेंट डेंकन किया था 1791 में। नोट करिए, नोट करिए महाविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे, इतिहास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम 279 क्वेश्चन, चलिए, इतिहास के क्षेत्र में जो था उत्तर प्रदेश में जो था प्रथम, चलिए, संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल, संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरकोट बटलर, 1921 से 1950 तक, ठीक है, 1921 से 1950 तक जो था राज्यपाल कौन थे? हरकोट बटलर, नोट करिए, ठीक है। आगरा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर सीटो मेटकॉफ, नोट करिए, सर सीटी मेटकॉफ, ठीक है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर जेम्स जॉन और डिगलेस लॉ टैचो, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अवध के प्रथम नवाब कौन थे? अवध के? तो शहादत अली खान, नोट करिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अवध के प्रथम नवाब कौन थे? शहादत अली खान, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इलाहाबाद 1888 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो था कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इलाहाबाद 1888 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? कौन था समाचार पत्र? तो बनारस अखबार, नोट करिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? बनारस अखबार। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, वाराणसी में। बुद्ध ने जो था प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ वाराणसी में, 5 भिक्षुओं को, 5 भिक्षुओं को जो उनके साथ तपस्या की थे, छोड़ के चले आए थे, ठीक है। कहानी बात की बात है, जो क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज में पीसीएस समीक्षा में, उसको पहले कर लें, पढ़ने के लिए जो था आपको क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 280, जल में घुलनशील विटामिन, नोट करिए, जल में घुलनशील विटामिन, ये सारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में। आपको वैज्ञानिक जो था रासायनिक नाम याद करना होगा, ठीक है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन 6 B6 से जो होता है पैरिडॉक्सिन, ठीक है, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलेट या फोलिक अम्ल, विटामिन B12 कोबालमिन, विटामिन B12 कोबालमिन, और विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सभी के सभी कहाँ पे घुलनशील है? जल में घुलनशील है, ये जल में घुल जाते हैं, ठीक है, बस जल में क्या करते हैं? घुल जाते हैं। अब आपको जो होता है
विटामिन B1 देता है जो वो रासायनिक नाम आपको मिलान करने के लिए देता है। तो आपको पहले बहुत मेहनत से रासायनिक नाम याद करना होगा। देखिए इसके बगल में हम आपको बता दें कि वसा में घुलनशील विटामिन 283, अभी आगे ऊपर पढ़ाएंगे। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो वसा में घुलनशील विटामिन केवल ADE के, नोट करिए ADE के, ठीक है। विटामिन ई जो होता है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। जो गोल्डन राइस के होता है उसमें बीटा कैरोटीन की डाल जाता है, ठीक है, और जाकर के विटामिन ए का निर्माण करता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के जो होता है फाइलोक्यूनिन, फाइलोक्यूनिन जो होता है विटामिन के होता है, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। विटामिन जल में और वसा में घुलनशील, ठीक है। समीक्षा और पीसीएस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलेंगे, ऊपर जो क्वेश्चन दो छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 281, आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है? उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो चलाई गई थी लखनऊ मेट्रो। नोट करिए, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? लखनऊ मेट्रो। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे। नोट करिए, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे। नोट करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपको, सब उत्तर प्रदेश स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, नोट करिए, NH34, NH34, ठीक है। नेशनल हाईवे जो था 34, उत्तर प्रदेश के राजमार्ग में जो था उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के पास जो हरियाणा राज्य में लोहारू के पास से गुजरता है। मेरठ के पास जो हरियाणा राज्य में लोहारू नाम एक है, लोहारू के पास से होकर गुजरता है, NH34, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो कानपुर रेलवे स्टेशन 1859 में बना था। नोट करिए, उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन 1859 में बना था। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पहली ट्रेन जो होती है प्रयागराज से कानपुर 1859, उत्तर प्रदेश की पहली ट्रेन जो होती है प्रयागराज से कानपुर जो था 1859 में चलेगी, ठीक है। आगे देखेंगे, नोट करिए, नोट करिए, यूपी का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है चैप्टर, ठीक है। उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया? बक्सी, बक्सी तालाब लखनऊ। नोट करिए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? बक्सी तालाब लखनऊ में। एशिया का पहला डीएनए बैंक, 100 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, हर एग्जाम में पूछ दिया गया है। एशिया का पहला डीएनए बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में। नोट करिए, बायोटेक पार्क लखनऊ में बनाया गया, ठीक है, लखनऊ। आगे चलेंगे, भारत का पहला वाईफाई स्मारक देखेंगे कहाँ पर? ताजमहल। भारत का पहला वाईफाई स्मारक ताजमहल 2015 में घोषित किया गया, ठीक है, जो था वाईफाई बनाया लगाया गया, ठीक है। यूपी का पहला फिल्म सेंटर बनेगा कहाँ पर? नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा में जो होता है योगी बाबा उद्घाटन कर चुके हैं। यूपी का पहला फिल्म सेंटर बनने जा रहा है नोएडा अर्थात गौतम बुद्ध नगर। नोट हो गया? चलिए, आधारभूत ढांचे से सारे क्वेश्चन नोट हो गए, देख लीजिए। देखते हैं कितने बाजू, ठीक है, दम है कि 60 से 70 क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा जरूर, ठीक है। 282, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर ना आए तो फिर क्या है मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चन में, 12 साल के पेपरों को हल करना है ना। चलिए देखते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, नोट करिए, ठीक है। समय नहीं इसलिए थोड़ा से स्पीड में पढ़ा रहे हैं, कोई ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी 2005 में। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी जो था 2005 में। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क बताइए। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, नाम सुने हैं ना, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का पहला दुधवा टाइगर रिजर्व, नोट करिए, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व, नोट करिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर क्या है उत्तर प्रदेश का? तो नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ, नोट करिए, उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ, नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ, नोट करिए। आगे चलेंगे, ये हमने बसा में घुलनशील बता दिया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 284। चलिए, क्वेश्चन नंबर 284, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखा, चलिए विज्ञान के, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करता है। एरोनॉटिक्स जो होता है वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा, वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा एरोनॉटिक्स कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी जो होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है।
एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। इकोलॉजी जो होता है जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। जीवों और पर्यावरण के बीच जो होता है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है कौन? इकोलॉजी। नोट करिए, इकोलॉजी नोट करिए, इकोलॉजी। ठीक है। इथनोलॉजी जो होता है, इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। नोट करिए, इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक जो होता है अध्ययन करता है कौन? इथनोलॉजी। नोट करिए, इथनोलॉजी। आगे देखेंगे, इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करता है। किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करता है कौन? इथनोलॉजी। इथनोग्राफी नोट करिए, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करता है इथनोग्राफी। इथोलॉजी के अध्ययन करेंगे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, इथोलॉजी कहलाता है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। मत्स्य की संरचना कायिक समृद्ध अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। नोट करिए, इक्थियोलॉजी। आगे चलेंगे, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोमोलॉजी, एथोलॉजी। ठीक है। एंथोलॉजी जो होता है फूलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। आगे देखेंगे, आर्बोरिकल्चर जो होता है, ठीक है, आर्बोरिकल्चर क्या होता है? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है का अध्ययन करता है। ठीक है। आर्कियोलॉजी पीसीएस में कई बार पूछा गया, 2 बार, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा। नोट करिए इसे, नोट करिए, पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। नोट करिए, नोट्स करिए, आर्कियोलॉजी। आगे देखेंगे, अस्थि उपचार का अध्ययन कौन कहलाता है? आर्थोपीडिक्स। ठीक है, आर्थोपेडिक्स। नोट करिए इसे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अर्निथोलॉजी। नोट करिए, अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये भी पीसीएस से पूछा गया। शिलालेख संबंधी ज्ञान जो होता है अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। नोट करिए, नोट करें। अभी इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, इतना क्वेश्चन जो होता है आरओ समीक्षा में सारे एग्जाम में पूछे गए थे, हमने आपको एक जगह आपको दे दिया। अब आपकी गारंटी है कि आप पढ़ना है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 285 में देखिए 4 ही दर्शन पूछे गए, 5 ही दर्शन आपको याद करेंगे। बार बार है तो बहुत दर्शन। ठीक है, प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक में देखेंगे बहुत सारे दर्शन प्रवर्तक, लेकिन जो थे 5 ही बार बार पूछे गए। अद्वैत दर्शन है, आदि शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य हैं। द्वैत दर्शन जो होता है माधवाचार्य हैं। ठीक है। भेदाभेद जो होता है अद्वैताद्वैत दर्शन के जो होते हैं निम्बारकाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद जो होता है अद्वैत जो होते हैं वल्लभाचार्य हैं। और अचित्य भेदभाव जो होता है चैतन्य महाप्रभु हैं। इन्हीं 5 लोगों को सिर्फ नाम याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, 5 लोगों का नाम नोट करिए। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तभी आपको हो पाएगा। ठीक है, देखिए नोट्स बनाते रहिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देते। ठीक है, आप सोच लेंगे 15 घंटे में आपको पूरा क्विक सीरीज समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये 10वां घंटा हमारा चल रहा है। ठीक है, 15 घंटे में पूरा क्विक सीरीज समाप्त कर देंगे। और 15 घंटे में आप क्विक सीरीज अगर समाप्त कर देते, अगर 60 से 70 क्वेश्चन जो होता है आपको पढ़ने में जो होता है, 60 से 70 क्वेश्चन जो होता है आपको पढ़ना सिर्फ है, मैटर मिला पढ़ा बना बनाया हुआ। और जो होता है बनाता होगा वो समझो ये कितना दिन का मेहनत करता होगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 286, महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां। नोट करिए, महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि। महाभारत वेद व्यास। रघुवंश कालिदास। ऋतुसंहार कालिदास। मेघदूत कालिदास। रावणवध वशभट्टी। काव्य दर्शन दंडिन। 10 कुमार चरित्र दंडिन। नोट करिए, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, रघुवंश कालिदास, ऋतुसंहार कालिदास, मेघदूत कालिदास, रावणवध तथा रावण बाधा वशभट्टी, काव्य दर्शन दंडिन, 10 कुमार दंडिन। ठीक है, हो गया। आगे देखेंगे, 2 और देख लीजिएगा, किरात अर्जुनम भरवी और नीति शतक जो था भर्तहरि। नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया, ये आपका पीसीएस एग्जाम में पूछा गया। इतने लोग समीक्षा अधिकारी में पूछे गए। नोट करिए, नोट करिए, कहाँ से पूछा जाएगा पूछने दीजिए। ठीक है, आप तैयार रहिए, पूछने दीजिए जहाँ से पूछे। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप का संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताते हैं। ब्लड ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 287, ब्लड ग्रुप का संक्षिप्त इतिहास। नोट करिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। पता है रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कब? 1901 में। समीक्षा अधिकारी में पूछ दिया, ये समीक्षा अधिकारी में पूछ दिया गया। ठीक है, आप देखेंगे उन्होंने जो मानव रक्त में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान की थी, एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान की, जिसके आधार पर 4 रक्त समूह बताएं, ए बी ओ को वर्गीकृत किया था। ठीक है, ए बी और ओ को वर्गीकृत किया। ठीक है, लैंडस्टीनर ने 1930 में जो था शरीर की क्रिया विज्ञान चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोट करिए,
नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1930 में जो था नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, किसके लिए? शरीर की क्रिया विज्ञान चिकित्सा में, ठीक है, लैंड स्किनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखेंगे टाइप ए ब्लड की बात करते हैं। टाइप ए वाले टाइप बी जो होता है, टाइप ए में प्रतिजन होते हैं, यह बी के खिलाफ जो होता है एंटीबॉडी बनाता है। किसके? बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, और जब खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा जाहिर सी बात है ए को जो होता है बी में ब्लड नहीं मिला सकते, ठीक है। और टाइप बी में देखेंगे, बी में जो होता है एंटीजन होता है, प्रतिजन होता है, और ये ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। इसका मतलब बी वाला ए का भी रक्त नहीं ले सकता, ना ए बी को दे सकता, ना ए बी ले सकता, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे ए बी देखेंगे। ए बी जो होता है टाइप ए बी सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी को सर्वग्राही क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं, इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बनाता है, ठीक है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बनाता है, किसी भी रक्त प्रकार के रक्त को प्राप्त कर सकता है। ए और बी क्या करते हैं? सर्वग्राही, किसी के भी रक्त ले सकते हैं, ए बी ओ किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे टाइप ओ देखेंगे। टाइप ओ में देखेंगे इसे सर्वदाता कहा जाता है। टाइप ओ को सर्वदाता क्योंकि ए बी, इसमें ए और बी प्रतिजन नहीं होता, यहाँ नोट करिए, ए और बी प्रतिजन नहीं होता, जो इसे सार्वभौमिक दाता बनाता है, ठीक है। एक किसी भी प्रकार का रक्तदान कर सकता है, किसी भी प्रकार से रक्तदान कर सकता है, लेकिन केवल ओ का ही रक्त प्राप्त कर सकता है। देने के लिए बेचारा सबको दे सकता है कर्ण की तरह, लेकिन लेने के लिए केवल एक ही व्यक्ति से लेगा, ओ, जैसे कर्ण है ना बेचारे को। तो देखेंगे बेचारा किसी को दे सकता है लेने के लिए एक ही से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 288, बहुत इंपॉर्टेंट पीसीएस के लिए और समीक्षा में इस बार पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन किन स्रोतों से सम्राट अशोक को क्या क्या उपाधियां प्रदान की गई? सम्राट अशोक, नोट करिए, सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अशोक का नाम कहाँ मिलता है? यह नाम सर्वप्रथम मस्की लघु शिलालेख में मिलता है। अशोक का नाम, अशोक कहाँ मिलता है? ये मस्की मास्की आलोक शिलालेख में मिलता है, या गुर्जरा पढ़ेंगे, नेतुर पढ़ेंगे, या उडे गोलोन लघु शिलालेख में जो था अशोक का उत्कीर्ण नाम है, ठीक है, अशोक का उत्कीर्ण है नाम, ठीक है, अशोक मिलता है। फिर इनका नाम प्रियदर्शी कहा जाता है। प्रियदर्शी कहाँ मिलता है? भाब्रू बैराट लेख में, कंधार अभिलेख में एवं दीप वंश में प्रियदर्शी कहा गया। देवानाम पी किसी में का ब्राह्मे और 13वां शिलालेख पढ़ेंगे तो उसमें अशोक का नाम देवानाम पी है, ठीक है, देवानाम पी है, ठीक है। देवानाम प्रियदर्शी कहाँ मिलता है? तो गिरनार अभिलेख पढ़ लीजिएगा, रुमनादेई और जो था निगलवा लेख में, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गिरनार और रुमनादेई में जो होता है अशोक का नाम जो होता है देवानाम प्रियदर्शी मिलता है, कई बार पीसीएस में पूछा गया। आगे देखिए अशोक वर्धन कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में। अशोक वर्धन कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में जो होता है अशोक वर्धन नाम दिया गया, ठीक है। और बुद्ध शाक, नोट करेंगे, बुद्ध शाक जो था मास्की अभिलेख में मिलता है। बुद्ध शाक, अशोक को बुद्ध शाक कहा गया मास्की अभिलेख में। आपको बता दें कि शाक मुनि जो होते थे महात्मा बुद्ध की उपाधि है, ठीक है, शाक मुनि क्या है? महात्मा बुद्ध की उपाधि है, तो अशोक को बुद्ध शाक कहा जाता है, ठीक है। मगधराज जो होता है भब्रो लेख में मिलता है। मगधराज जो होता है भब्रो लेख में मिलता है। ये अशोक के नाम है, नोट कर लीजिए, अशोक के इतने नाम है, ये नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289, महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख के खोजकर्ता। महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख के खोजकर्ता, ठीक है। कालसी शिलालेख देखेंगे, फॉरेस्ट ने खोजा था, फॉरेस्ट 1860 में। गिरनार शिलालेख में कर्नल टाड 1822 में। शहबाजगढ़ी शिलालेख में जनरल कोट 1836 में। मानसेरा अभिलेख जनरल कनिंघम, ठीक है। धौली शिलालेख कीटो ने खोज किया था। जौगढ़ शिलालेख वाल्टर इलियट ने खोज किया था 1850 में, 1850 में, नोट कर लीजिए, ठीक है। कालसी शिलालेख की खोज फॉरेस्ट 1860 में। गिरनार शिलालेख कर्नल टाड 1822 में। शहबाज गढ़ी शिलालेख जनरल कोट 1836 में। मानसीरा शिलालेख जनरल कनिंगम, ठीक है। धौली शिलालेख कीटो 1837 में। जौगढ़ शिलालेख वाल्टर इलियट 1850 में, नोट करिए, नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290, ठीक है। राज्य और राजा के संबंध में कौटिल्य का विचार क्या था? राज्य और राजा के संबंध में कौटिल्य का विचार, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौटिल्य का विचार मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौटिल्य ने राज्य को मानव शरीर के समतुल्य मानकर उसके 7 अंगों में विभाजित किया, ठीक है। कौटिल्य जो था, राज्य जो था वो मानव शरीर माना, राज्य को मानव शरीर माना और मान करके 7 अंगों में जो था उसका उल्लेख कर दिया। चलिए कौन कौन से अंग का उल्लेख करता है? स्वामी, जिसे राजा कहते थे, राज रूपी शरीर का शीर्ष है स्वामी, ठीक है। राजा जिसे कहते थे वो राज रूपी जो होता है शरीर का जो होता है शीर्ष भाग है। आमत जो मंत्री होते थे,
राज रूपी शरीर के आंख होते, जो आंख होते थे, सिर जो होते थे राजा होता था, आंख जो होते थे मंत्री होता था, और जो होते थे राष्ट्र जो होता है वो पैर होता था। राज रूपी शरीर का क्या होता, पैर होता था। दुर्ग जो होते थे, राज रूपी के शरीर की बाहें होती थी दुर्ग, ठीक है। और कोष को जो होता है वो शरीर का मुख बताया गया है, और दंड को जो होता है राज का मस्तिष्क बताया गया। दंड को क्या बताया गया, राज का मस्तिष्क बताया गया, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। दंड को राज का मस्तिष्क बताया गया, मिलान करने के लिए आएगा, ठीक है। और मित्र को बताया गया है राज का, सॉरी, मित्र को बताया गया राज रूपी शरीर का कान, ठीक है। मित्र को क्या बताया गया, राज रूपी शरीर का कान, अर्थात मित्र जो होता कान होता था, ठीक है। राज के 7 अंगों में कौटिल्य जो था राजा को ही राज्य का सर्वोच्च एवं प्रधान अंग माना है, ठीक है। उन्होंने राजतंत्री व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने क्या किया था, राजतंत्री व्यवस्था का समर्थन किया था। आगे देखेंगे, रबी और क्वेश्चन नंबर 291, रबी एवं खरीफ की फसल, दो फसल ज्यादा पूछा जाता है, जायद की फसलें बहुत कम पूछी जाती है। खरीफ की फसलें मानसून पर निर्भर है, ठीक है। रबी की फसल जो होती है और खरीफ की फसल, दो यही याद रखना, खरीफ की जो फसलें होती है मानसून पर निर्भर है, और उनकी फसल मौसम जो होता है जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर तक चलती रहती है, ठीक है। और खरीफ की फसलें जैसे चावल बोती हैं, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि होती हैं, ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, रबी की फसल की बात करते हैं। ये मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। जैसे इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इसी समय बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है। और गर्मियों में मार्च अप्रैल में जो होता है क्या कहती है, काटी जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनकी फसल का जो होता मौसम जो होता अक्टूबर से जो होता अप्रैल तक चलता रहता है, ठीक है। फसलें जो होती हैं अक्टूबर से अप्रैल तक चलता, अप्रैल में काट ली जाती हैं, ठीक है। रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, सरसों, जैसे रेस्पीट कहा जाता है, जई, चना, आलसी इत्यादि बो सकते हैं। तो दो फसलें खरीफ और रबी की याद करिए, नोट कर लीजिएगा। अब तक यही पूछा गया। अफ्रीकी महाद्वीप में द्वीपीय देशों के नाम, अफ्रीका महा में कितने द्वीप हैं, देखिए जो द्वीपी है, मेडागास्कर मिल जाएगा, कोमोरोस मिल जाएगा, साओ टोमे मिल जाएगा, सेल्सियस मिल जाएगा, मॉरिशस मिल जाएगा और केप वर्डे, ये सभी अफ्रीकी महाद्वीप के द्वीपीय देश हैं। नोट कर लीजिए, सेशल्स, मॉरिशस, केप वर्ड, साओ टोमे, कोमोरोस, मेडागास्कर। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ्रीका में कौन से, अफ्रीका महाद्वीप में कौन द्वीपीय देश है, बस यही क्वेश्चन पूछा गया था। इन्हीं पर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीसीएस में मेहनत तो करनी पड़ रही है, कम समय में ज़्यादा सीटें अचीव करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अभी आपका एक करंट भी देना है, फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज भी चलानी है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत, क्वेश्चन नंबर 293, भारत के प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। यह एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, ठीक है। यह एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार होता है कहाँ से कहाँ तक, इसका विस्तार कहाँ है, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत व दिल्ली से, ठीक है, ठीक है, दिल्ली से अरावली पर्वत व दिल्ली से। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां जो था, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची अर्थात काडम की पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में शिलांग और कारबा एवलोंग की पठार तक, ठीक है। जिसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर तक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए। त्रिभुजाकार आकृति भूखंड में उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला दिल्ली व दिल्ली से है, पूर्व में जो था राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में जो था गिर पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में इलायची जिसे कार्डमम का पहाड़ियाँ कहा जाता है, उत्तर पूर्व में शिलांग है, कारबा और एंगलोंग की पठार तक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, एलनीनो एवं एक जलवायु घटना, क्वेश्चन नंबर 294, लानीनो एलनीनो पीसीएस का मुख्य परीक्षा का मेन केंद्र है। पीसीएस में प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है लानीनो, इसके बिना पेपर होता ही नहीं है, ठीक है। लानीनो एलनीनो सबसे खतरनाक जलवायु घटना है, नोट करिए। एलनीनो एक जलवायु घटना है, ठीक है, सबसे खतरनाक घटना एलनीनो 294, ये भारत को भी प्रभावित करती, पूरे विश्व को, ठीक है। ये तब आती है एलनीनो जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह औसत से अधिक गर्म हो जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह जो होता है औसत से अधिक गर्म हो जाते हैं, तब आपके आता है एलनीनो। एलनीनो जो होता है दक्षिणी दोलन चक्र का हिस्सा है, जो दुनिया भर में जलवायु पैटर्न को प्रभावित करती है, जो दुनिया भर में जलवायु पैटर्न को क्या करती है, प्रभावित करती है। पूरे विश्व के जलवायु को जो होता है पैटर्न जो जो चलता रहता है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। कौन, एलनीनो, एलनीनो, ठीक है। एक लानीना है, उसको बाद में पढ़ाएंगे। वर्षा में वृद्धि, इसमें अफ्रीका के हार्न
और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ आ सकती है। ठीक है, किसमें? इससे क्या होगा, अफ्रीका के हार्न और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ आ सकती है एल नीनो से। ठीक है, सूखा, उत्तरी अमेरिका में सूखे की स्थिति और भारतीय मानसून कमजोर हो जाता, यहां पर भी सूखे की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो होता है सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और भारतीय मानसून क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। ठीक है, अधिक तूफान आते हैं पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में और अधिक तूफानों को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में अधिक तूफानों को बढ़ावा दिया जा सकता है इससे। ठीक है, आगे देखेंगे समुद्री जीवन में गिरावट। ठीक है, मछली, प्लैंकटन और समुद्री जीव की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। मछली, प्लैंकटन, समुद्री जीवों में इनकी संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। ठीक है, एल नीनो से। एल नीनो की घटना नोट कर लीजिए, एल नीनो बहुत बढ़िया है। लानिनो एल नीनो दोनों पीसीएस और समीक्षा में मोस्ट लॉजिक कथन तर्क किसी भी तरह से पूछ सकती हैं। आप एक बार मेहनत से पढ़ लीजिए, सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन चलिए आगे, लानीना देख लीजिए। लानीना एक जलवायु पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 295। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 295। मौसम का प्रभाव देखेंगे, तापमान। लालीना के दौरान उत्तर और कनाडा के सामान्य अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, सामान्य से अधिक ठंडे होते हैं, जबकि दक्षिण सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, लानीना जब आता है तो उत्तर और कनाडा के सामान्य अधिक ठंडे हो जाते हैं, जबकि दक्षिण सामान्य से अधिक गर्म हो जाते हैं। उत्तरी भाग कनाडा के सामान जो होते हैं ठंडे रखेंगे थोड़ा से, और दक्षिणी जो होते हैं, क्या दक्षिणी भाग में जो होते हैं सामान अधिक गर्म होता है। वर्षा की अगर बात कर लेते हैं तो लानीना के कारण प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में कनाडा के भारी शीर्ष और बाढ़ आ सकती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में सूखा पड़ सकता है। ठीक है, इधर देखेंगे बाढ़ आएगी प्रशांत महा के उत्तर भाग में और कनाडा में भारी वर्षा होगी, जबकि दक्षिणी अमेरिका में जो होता है सूखा पड़ सकती है। और भारतीय मानसून जो था मजबूत हो जाता है। जब लानीना आती है तो भारत के लिए फायदा होगा कि भारतीय मानसून क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाता है। तो ठीक है, चलिए इसके बाद जो होता है आपको 3 बजे तक कोशिश करेंगे, आपको जो होता है आज 3 वीडियो लगातार जाएंगे, क्योंकि इवनिंग में जो होता है नाइट में नहीं पढ़ा पाए थे, तो जो होता है इतनी टाइम जो होता है 3 पहले इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद करंट का वीडियो अगस्त का देंगे, सितंबर का हो गया, अगस्त का बाकी अगस्त का देंगे। अक्टूबर करंट दिया, सितंबर दिया, अगस्त का देंगे। फिर आपको क्यूज क्वेश्चन देंगे। क्यूज क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि टेस्ट सीरीज जब पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होगी। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। थैंक यू।